भाभी के जादुई आंसू। लखन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो माँ को फर्श साफ करते हुए देखकर चिंतित हो गया। उसे माँ को इस उम्र में इस तरह काम करता देख जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो स्वयं काम करने लगा। माँ, इस उम्र में ये सब काम मत किया करो। घर और कपड़ों की साफ सफाई मैं कर दिया करूँगा। आपके हाथों की सिर्फ रोटियां खाने का मन हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझ में खाना बनाने का हुनर नहीं है। बेटा, ये सब तो घर का काम है, मैं हमेशा करती आई हूँ। अब तक करती आई थी, लेकिन अब इस उम्र में नहीं करना है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं जब तक किसी नौकरानी का इंतजाम नहीं कर देता तब तक मैं ही ये सारा काम संभाल लूंगा। बेटा, अब हमारे घर में नौकरानी नहीं बहुरानी की जरूरत है। जब से बड़ी बहू ने घर छोड़ा है सब जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई है। उसे तो उसके माँ बाप यहाँ आने नहीं देंगे। अब तू ही अपना ब्याह कर ले, मैं भी चैन की सांस लूंगी। माँ, भैया क्या परदेश गए? भाभी के मायके वालों ने हद कर दी। भाभी की इच्छा ना होते हुए भी उसे मायके में ही रख रहे हैं। आप तो जानती हैं, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन भाभी के पापा और मम्मी भाभी को यहाँ भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कह रहे थे तुम लोगों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए। बिटिया का बहुत बुरा हाल कर दिया। घर का काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाती। मैं भी तो वही सब काम करती रही हूँ। बड़ी बहू आज भी इस घर की बड़ी बहू रानी ही है। मेरा गोपाल जब आ जाएगा तब उसे लेकर आएगा। तब तक तो उसे वे लोग विदा नहीं करेंगे। बेटा, तो परदेश मत जाना, तेरा ब्याह कर दूंगी और तू यही रहेगा, तो छोटी बहुरिया भी साथ रहेगी। माँ, इतनी जल्दी तो मेरा ब्याह होने वाला नहीं है। एक बार मैं भैया से कहलवाकर घर पर जरूर लेकर आऊंगा। अगर भाभी के घर वाले नहीं माने तो भैया को परदेश से बुलाकर ही मानूंगा। लखन ने बड़े भैया से बात करके उनका वास्ता देकर भाभी की विदाई करवा ही ली। जिस दिन भाभी घर में आई, लखन के बड़े भैया गोपाल का फोन आ गया और उसने एक दुखद समाचार दे दिया। उसकी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। माँ लखन और उसकी भाभी सभी बहुत दुखी हो गए। उनकी पड़ोसन सोमी वही बैठी थी। उसे भी ये बात ज्ञात हो गई। हे भगवान, बहू के कदम घर में पड़े और ये बुरी खबर अब आ गई। अब क्या होगा? एक कमाऊ पूत और उसकी भी नौकरी चली गई। काकी, कैसी बातें कर रही हो? जो हो नहीं रहती है हो जाती है। अब इस सब में भाभी को क्यों घसीट रही हो? अभी अभी आपके कदम भी तो हमारे घर पे पड़ी है। इस तरह किसी दूसरे पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। लखन की आवाज सुनकर पड़ोसन पैर पटकते हुए निकल गई। लखन जाकर भाभी को समझाने लगा। माँ, भाभी, आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को घर बुला लिया जाए, यहीं पर कुछ ढंग का कारोबार कर लिया जाएगा। मैं भी खेती करने के साथ साथ उनके कामों में हाथ बटा लिया करूँगा। दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। अब तो भाभी भी आ गई हैं। बेटा, अच्छी नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान ने शायद उससे भी अच्छा कुछ लिख रखा होगा। बड़े भैया तो बड़े ईमानदार और मेहनती हैं। वो जहाँ भी जुटेंगे कामयाब हो जाएंगे। लखन ने देखा तो भाभी मूर्ति बनकर उसकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ झलक रही थी। लखन ने उन्हें फिर से समझाया और फिर भैया का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि वो घर आ रहे हैं। देखो बेटा, घर आ रहा है। उसके सामने हम लोग कोई चिंता जाहिर नहीं करेंगे। उसे भी हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक खबर फैल गई कि गांव में चोरी हो गई। पड़ोसन सवेरे कुछ पोटली में सामान लेकर लखन के घर के पास आई और खिड़की के पास पहुंची और फिर तेजी कदमों से लौट गई। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई और सामी के इशारे पर पुलिस के लोग वहां आकर घर पर आ गए। पुलिस को एक पोटली में वहां से चोरी का सामान मिल गया। पुलिस ने तुरंत लखन को गिरफ्तार कर लिया। देखिए साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है। ये पोटली किसी ने हमारे यहाँ फेंकी है। देखो, चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुई है, इसलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लखन, माँ और भाभी किसी की बात पुलिस वालों ने नहीं सुनी
और लखन को गिरफ्तार करके अपने साथ जैसे ही लेकर निकले, सामने से गोपाल परदेश से आ गया। उसने ऐसे दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसे छोड़ दीजिए। इसने चोरी की है, चोरी का माल इसके घर से बरामद हुई है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। माँ और लखन की भाभी को भी बड़ा दुख हो रहा था। माँ का रोकर बुरा हाल था। लखन की भाभी मूर्ति बन गई थी। पुलिस वाले लखन को ले गए और पीछे पीछे गोपाल भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। माँ रो रही थी और लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे भी दोहरा सदमा पहुंचा था। अचानक लखन की भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने में गोपाल का एक ग्रामीण मित्र रघु वहाँ आ गया। काकी, लखन भैया बेकसूर हैं। मैंने अपनी आंखों से आज आपकी पड़ोसन सीमी को चोरी की हुई पोटली आपके घर में फेंकते हुए देखा था। अभी पुलिस के जाने के बाद जैसे किसी ने मेरे गले पर चांटा मारा। मैंने गाल को छुआ तो पूरा गाल पानी से भीगा हुआ था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा हो, सो मैं आपके पास चला आया। रघु भैया, क्या आप यही बात पुलिस को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। रघु पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी। इसी बीच में और एक नौजवान जग्गू वहीं पहुंच गया। हुजूर, ये चोरी लखन के पड़ोसी बिल्ला ने रात में की है। मैंने उसे देखा भी था, टोका भी था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच्चाई का चांटा खाया है। देखिए, मेरा गाल गीला हो गया है। पुलिस वालों ने तो मजबूत गवाही के मद्देनजर लखन को बरी कर दी और उसके पड़ोसन सीमी के पति बिल्ला को पकड़ लिया। गोपाल, लखन, उनकी माँ और उनकी भाभी ने राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए। गोपाल को कोई नौकरी नहीं मिली। घर की स्थिति अच्छी नहीं रही। गोपाल अचानक बीमार हो गया। घर के बचे हुए रुपए उसके इलाज में लग गए। बड़ा कर्जा हो गया। यहाँ तक कि लखन की भाभी के गहने भी बिक गए। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसू की धारा फर्श पर बह चली। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? बेचारी बहू भी हमारे साथ पीस रही है। इतने में एक चमत्कार हुआ। फर्श पर फैले हुए आंसू की जगह सोने के सिक्के बिखरे हुए दिखाई पड़ने लगे। लखन ने सारे सोने के सिक्के उठा लिए। इसके साथ साथ गोपाल भैया भी ठीक हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे माँ, लखन, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सारा दर्द भाग गया। भाभी के आंसुओं का जादू इस तरह उनकी गरीबी और गोपाल की बीमारी को दूर कर देगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम हुई तो एक आदमी गोपाल की कंपनी से आ गया। उसने गोपाल के हाथ में जरूरी कागजात रख दिए। गोपाल जी, आपको सेठ जी ने बुलाया है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि आप बेकसूर हैं। आपको नौकरी पर फिर से बहाल करके प्रमोशन भी दिया गया है। आपके घर के पास उनकी नई फैक्ट्री का आपको मैनेजर भी नियुक्त किया है। इस फैक्ट्री के सर्वे सर्वा आप होंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार एम्प्लॉय की भर्ती वहाँ कर सकते हैं। गोपाल, लखन, माँ और गोपाल की धर्म पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। लखन की भाभी की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। भाभी, आपकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। खुशी के आंसू है। भगवान ने सब कुछ अच्छा तो कर ही दिया। यदि और कुछ चाहिए तो बता दो। सभी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगे।